नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का दिन बहुत सी अहम डेवलपमेंट से भरा पड़ा है। आज का दिन एक तरफ तो जलसों का और रैलीज़ का और सियासी स्टेटमेंट्स और पोजीशनिंग का दिन था। जिस वक्त हम बोल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट के क्रिकेट स्टेडियम में जो ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का बताया जाता है, वहाँ PMLN के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक शो ऑफ फोर्स कर रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद अंदाज़ा हमारा ख्याल है कि 30-35 मिनट में इमरान खान साहब इस जलसे से खिताब करेंगे और हम शायद उसकी तरफ फिर स्विच भी कर सकेंगे। आज ही के दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोअर दीर में अपना एक जलसा किया खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर साबका वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के बजाय वो वहां पर बोले। और पेशावर में मशाइख एक कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने बड़ी सख्त पोजीशन हुकूमत के ख़िलाफ़ इख्तियार की। लेकिन आज के दिन की जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये भी है कि पाक अफगान बॉर्डर चमन पे बदसतूर बम है, जहां एक दिन पहले 2 दिन पहले अफगान फ़ौजों ने पाकिस्तान की सेंसस टीम पे हमला किया, जिसमें 12 पाकिस्तानी शहीद हुए और 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। पाकिस्तानी फ़ौज का ये कहना है कि उनकी जवाबी कार्रवाई से 50 अफगान सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं। और ये एक बड़ी टू फ्रंट सिचुएशन है, बिकॉज इसी टाइम पीरियड में, इसी हफ्ते में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल में 2 वाक़यात किए जो बड़े सस्पेक्ट हैं। नखयाल में फायरिंग हुई एक दिन पहले, उससे पहले भी हेडिंग्स का वाक़या। ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें आज के इस प्रोग्राम में सियासी डेवलपमेंट्स को भी, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो टेंशन है, इन तमाम इशूज़ को साथ लेके हम चलेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद में स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट सियासी तज्ज़ियाकार जनाब हारून रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह मुझे लाहौर से इफ्तिखार अहमद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्वाइन कर सकेंगे। हम लियाकत अंसारी साहब जो हमारे नुमाइंदा खसूसी इस वक्त सियालकोट में हैं और तहरीक इंसाफ के जलसे को कवर कर रहे हैं, हम उनसे भी इस प्रोग्राम में बात कर सकेंगे। इससे पहले जनरल साहब, मैं आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी पैनलिस्ट से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको छोटे छोटे 2 शॉट सुनाता हूँ कमांडर सदर्न कमांड जनरल आमिर रियाज साहब का और फिर नदीम अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद, मेजर जनरल नदीम अहमद जो हैं IGFC, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया सिचुएशन को। तो मेरे से पहले कौमी सतह पर हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने काफ़ी वाज़ेह बयान दे दिया है कि इसमें दिल्ली और काबुल का गठजोड़ है, वो आपको मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने भी शरारत की है ये एक नादान शरारत है और इसका दोनों मुल्कों को कोई फ़ायदा नहीं। हमें अफ़गानिस्तान की 4-5 पोस्टें तबाह करना पड़ी, अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की। ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नाज़रीन, ये तासुर जो है दोनों सीनियर कमांडर्स का जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, जो उनकी पोजीशनिंग है, वो आपने सुनी कि भारत और अफगानिस्तान जो है, कोई शक नहीं है कि दोनों में एक कोलैबोरेशन हमें नज़र आ रही है। जनरल साहब, ऐसा क्यों हो रहा है अचानक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके फैक्टर्स हैं कई। मैं अगर गिनवाना चाहूँ तो बहुत सारे। एक तो इनके अपने अंदर अफ़गानिस्तान में जो मसला है वो ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये अमन हो जाए और पाकिस्तान और इनका अफ़गानिस्तान का, तो उनका रोज़गार बंद हो जाएगा। बहुत सारे हैं जो पेरोल्स पे हैं। वो तो एक अलग अमन था, पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली हमला कर देना, ये तो पहले इस तरह से नहीं उन्होंने किया। नहीं, वो इंडिया के इशारे पे चलते हैं ना। बात ये है कि रिक्वायरमेंट्स तो इंडिया दे रहा है उनको कि आप ऐसा कर दें तो वो हो जाएगा, वरना तो इस वाक़े में अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान को ऑन बोर्ड लिया हुआ था। आपने बताया हुआ था उनको कि हम ये इस तरह सेंसस कर रहे हैं और उनके साथ एक मामला तय हो चुका था कि इस सेंसस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जाएगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमारी बाउंड्री लाइंस हैं, इसके अंदर अंदर हम काम करेंगे, और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया हुआ था। अब अचानक ये इस तरह की हरकत कर देना, इसका कोई अदरवाइज जवाब नजर नहीं। अगर मैं हारून साहब की तरफ आ सकूं, हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हारून साहब, पिछले चंद दिनों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हदायत पे पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने बड़े हाईएस्ट लेवल पे अफ़गान लीडरशिप को एंगेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान के CGS चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ वहाँ पे पहुँचे, जनाब बिलाल अकबर साहब, फिर जनरल नवीद मुख्तार जो हैं DGI, वो भी वहाँ पहुँचे और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर नेशनल असम्बली के स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब वहाँ पे थे और सब ने अशरफ गनी साहब से, प्रेसिडेंट से मुलाकात की, अब्दुल्ला से मुलाकात की, उनको यहाँ आने की भी दावत दी और उसके बाद तोहफे के तौर पर हमें ये एक्शन मिला है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब वही है जो जनरल साहब ने कहा है। देखिए 80 से 90% सुनने में आया, फिगर मुमकिन है इससे कुछ कम हो, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और दूसरे इन्फ्लुएंशियल्स हैं उनके बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं। वार इकॉनमी वहाँ एक बन गई है, उससे वो बेनिफिट कर रहे हैं। यही अफ़गानिस्तान की तारीख़ है, वो एक कबायली माशरा है और कबायली माशरे एक प्रोसेस में जदीद माशरे में ढलते हैं, अभी तक वही है। अचकज़ई को हमने पाला पोसा, उसको सॉरी अपना पिछले जो सदर थे क्या नाम है, और वो वहाँ जाने के बाद आपको कारज़ई को उन्होंने उचक लिया। बुरहानुद्दीन रब्बानी यहाँ रहे, उनकी देखभाल की जाती रही, वहाँ गए उन्होंने उचक लिया। अब ये जो वो अफगान हैं ये टैंक के सामने खड़े हो सकते हैं, डॉलर के सामने इनमें से कभी कोई शाज ही खड़ा हुआ हो। ये मसला है बुनियादी तौर पे। देखिए जनरल रिजवान को भेजा चार्ज लेने से पहले वहाँ पे, मैंने उस वक्त भी कहा था गलत कर रहे हैं आप, अफगानों के मिजाज को समझते ही नहीं है। अफगानों के मिजाज को समझता था ज़िया-उल-हक, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समझता था, ये नहीं समझते। अब मुझे नहीं पता, जनरल बाजवा जो है इनके बारे में कहा जाता है ये स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अच्छे हैं और कुछ इन्होंने दिखाई भी है अपनी हिकमत। और फिर उन्होंने जनरल नवीद मुख्तार को भेजा। मेरा ख्याल है जनरल अमर रियाज को भेजें जो ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी हैं और ज़्यादा सही साफ सुथरी गुफ्तगू कर सकते हैं। जनरल नवीद मुख्तार भी कॉम्पिटेंट आदमी हैं लेकिन बड़े नरम खू आदमी हैं और कलाम मर्द नादा पर कलाम नरम नाजुक बेअसर। आपको वो स्ट्रेटजी रखनी होगी कि प्रेशर भी पूरा रखें और मसालत का इम्कान भी 100% रखें। फाइनली इन दोनों कौमों को साथ चलना है। लेकिन ये जो जैली लीडरशिप अमेरिका ने मुसल्लत की, अमेरिका भी यही चाहता है, ये इंडिया तो चाहता ही है, डे 1 से चाहता है और अफगानी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, अमेरिका भी यही चाहता है पाकिस्तान को ट्रबल में रखे। ठीक, अच्छा मैं इफ्तिखार अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। एक सियासी क्वेश्चन से मुझे बताया गया कि अभी इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया। नाज़रीन, जिस वक्त हम बोल रहे हैं इस वक्त सियालकोट के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जहां पे ख्वाजा आसिफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे बताया जाता है इस इलाके को, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात जो है वो एक शो फोर्स कर रही है। हमारे नुमाइंदा खसूसी जनाब लियाकत अंसारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे एक अपडेट ले सकते हैं। लियाकत अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी लियाकत अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। लियाकत अंसारी साहब, जी जी मुझे अंदाजा है कि बहुत शोर है वहाँ पे, क्या बताएंगे यहाँ क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है? जी सियालकोट के जिन्ना स्टेडियम में इस वक्त इमरान खान जो है वो पहुंचने वाले हैं तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। अगर बात की जाए सियालकोट की तो इमरान खान का 2013 के इंतखाबात के बाद कोई ये पहला चक्कर नहीं है। यहाँ पर वो 6-7 यहाँ पर जलसे कर चुके हैं। ये जलसा यहाँ का जो सियालकोट का मुकाम है बुनियादी तौर पर PTI की यहाँ पर इंतहाई मजबूत पोजीशन है। यहाँ पर उस्मान डार ने जिस तरह ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया और आज ख्वाजा आसिफ की होम ग्राउंड पे जिस तरह आज PTI ने सियासी ताकत का मुजाहरा किया है, यहाँ पर यूं कह लें कि जो जिन्ना स्टेडियम है ये भरपूर नाजर पेश कर रहा है। स्टेडियम के जो न सिर्फ जो अंदर का पंडाल है बल्कि स्टेडियम के स्टैंड्स भी भरे हुए हैं और यहाँ पर जो टाइगर और टाइग्रेस हैं इमरान खान का भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं। जी लियाकत अंसारी साहब, आपने कहा कि इससे पहले भी 5-6 दफ़ा यहाँ इमरान खान साहब आ चुके हैं, जलसे कर चुके हैं, क्या आज का जलसा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मौसर लगता है? यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर एक तो उस्मान डार का जो कि इमरान खान के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत है और दूसरा यहाँ पर PTI का अपना जो ताल्लुक है, यहाँ पर जो आवाम के साथ ताल्लुक है, यहाँ पर जो हल्का है वो इंतहाई मजबूत है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो जिन हल्कों का इमरान खान ने मुतालबा किया था रीओपन करने का, उनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे। इसलिए ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी यहाँ पर PTI में एक बहुत बड़ी रिसेंटमेंट पाई जाती है, मुखालफत पाई जाती है। इसलिए PTI ने यहाँ पर एक बार नहीं मुतअद्दिद बार अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया है और आज भी यहाँ पर ख्वाजा आसिफ को ये भरपूर पैगाम दिया है कि जो उनकी जीत थी वो सवालिया निशान बदस्तूर है, क्योंकि अवाम ने एक बार नहीं कई बार यहाँ पर पैगाम दिया है जलसों के जरिए कि वो PTI के साथ हैं। जी लियाकत अंसारी साहब, यहाँ पर हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ कोई नया मुतालबा करेंगे या पुराने मुतालबों को पनामा और उसके केस के हवाले से ही दोहराएंगे या कोई नई पोजीशन हमें लेते हुए नजर आ रहे हैं?
चूंकि जो पनामा केस का फैसला था डॉक्टर साहब, उसके बाद जो इमरान खान ने एक जलसों की पूरी सीरीज का ऐलान किया है। पहला जलसा उन्होंने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में किया, फिर नौशहरा में जलसा किया, आज यहाँ पर जलसा कर रहे हैं, फिर 12 तारीख को सरगोदा जा रहे हैं, उसके बाद एबटाबाद उनका जलसा है, क्वेटा है, कश्मीर है। सो एक ये सीरीज है कि जेआईटी जब तक अपना जो फैसला सुनाती है उस वक्त तक एक अवामी राब्ता मुहिम जारी रखी जाएगी, एक दबाव जारी रखा जाएगा। अब पीटीआई जो है कतई तौर पर पनामा केस के इशू को दबने नहीं देना चाहती, दफन नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि इमरान खान ने एक दो नहीं बल्कि एक सीरीज पूरी जलसों की अनाउंस की है और वो वहां पर जाकर जलसों से खिताब कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर स्ट्रैटेजी यही है कि पनामा केस को इमरान खान हर सूरत जिंदा रखना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब, हमारे नुमाइंदा खसूसी जो इस वक्त सियालकोट के जिना क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, वहाँ का हाल बयान कर रहे थे। इमरान खान साहब वहाँ गालिबन इस वक्त पहुँच चुके हैं। जब वो खिताब का आगाज़ करेंगे उस वक्त फिर हम उस पर स्विच भी कर सकेंगे। लाहौर में मुझे अब इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। इफ्तिखार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ास करके पंजाब की सियासत पे आपकी नज़र बड़ी गहरी है। आप ख़ुद सियासी सफ़र का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने बहुत करीब से देखा है। आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ जलसे कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक उन्होंने प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, जमात इस्लामी अलग से प्रेशर रैलीज़ और जलसे कर रही है, क्या इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब पे, या वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब मुतमईन हैं और वो अपनी एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इनिशिएटिव कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जलसों का दबाव नहीं होगा। वो मुतमिन हैं बिकॉज वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत काम कर दिया इन 4 सालों में। लेकिन सवाल है कि ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई अगले इलेक्शन के लिए एजेंडा नज़र आता है, और ना ही इतने दिनों से मुझे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई एजेंडा बताया है जिसको मैं जान सकूं। और पीटीआई का एजेंडा एक है, वो है करप्शन के ख़िलाफ़। लेकिन 1 पॉइंट एजेंडे पर आप पॉलिटिक्स बड़े अरसे के लिए नहीं कर सकते। आपको सूबों की बात करनी है, आपको सूबों में इख्तियारात की बात करनी है, आपको खारजा पॉलिसी के बारे में बात करनी है, आपको अपने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है, आपको जो आपकी कमिटमेंट है पाकिस्तान के अवाम से नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, उस पर हर जमात ने वजाहत देनी है कि वो जब इक़्तिदार में दोबारा आएगी तो किस हद तक अमल करेगी, महंगाई को कैसे हम काबू पाएंगे, और अगर कल तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में उसके क्या असरात होंगे, हमारी जीडीपी कहाँ खड़ी होगी, हम जीडीपी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम चीन से जो तल्लुकात बना रहे हैं कारोबारी, उनकी नोयत क्या होगी। ये सारी बातों को ज़ेर बहस लाना चाहिए। मैं जज्बात की बुनियाद पर कोई फैसला करने का फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो सियालकोट का जलसा है, ये बहुत अच्छा जलसा हो सकता है, लेकिन याद रखो मोहित भाई कि जो जलसा इमरान खान ने लाहौर में कर दिया, शायद उससे बड़ा ये जलसा अभी तक नहीं कर पाए। सो मैं जलसों की जो कुव्वत है उस पर नहीं कभी भरोसा करता। मैं ये देखता हूँ हमेशा कि कौन सी सियासी पार्टी इलेक्शन वाले दिन अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जा सकती है, उनका वोट डलवा सकती है और उस वोट की फिर हिफाजत कर सकती है कि उसके पास पोलिंग स्टेशन के अंदर उसकी एजेंट होने चाहिए जो लॉजिस्टिकल एबिलिटी कितनी है। मेरे साथ रहिए, बड़ा सही पॉइंट आपने बिल्कुल से। इफ्तिखार साहब मेरे साथ रहिए। जल साहब, इफ्तिखार साहब ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि बहुत से इश्यूज़ हैं, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी है। क्या डॉन लीग्स का इशू जो है वो अब ख़त्म हो गया है? क्या चीफ साहब की मुलाकात जो हुई है जनरल बाजवा की प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद दैट इज़ इट, ये ख़त्म हो गई बात? ये सिर्फ एक देखिए, मैं नहीं समझता कि ये ख़त्म हो गया है। पहली बात तो ये कि मुलाकात की जो खबरें आपने मीडिया में देखी, उसके बारे में किसी भी साइट से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई, और वो ना आने की मुझे जो वजह नज़र आती है वो यही है कि दोनों के दरमियान इत्तफाक राय नहीं है। अगर इत्तफाक राय होता तो फिर प्रेस रिलीजेज इशू कर देने में कोई हर्ज नहीं था। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन लगता यूँ है कि इत्तफाक राय नहीं हो सका, और गालिबन हुकूमत इस पर उसी तरह बैक पैडलिंग कर रही है या कोई वे आउट ढूंढ रही है। जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, उन्होंने मेरा ख्याल है कि हुकूमत के साथ ज़रूरत से ज़्यादा तावन किया, और अब वो खुद मुश्किल में हैं कि अगर वो मज़ीद तावन करते हैं
तो उनके ऊपर लेबल लगेगा कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसलिए वो हर हालत में ये चाहेंगे कि जो इंक्वायरी ने जो कुछ कहा है वो पब्लिक के सामने आए, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, इंक्वायरी ने जो कुछ आइडेंटिफाई किया उसके मुताबिक एक्शन हो गया है। अगर वो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन सामने नहीं आती और हुकूमत नोटिफिकेशन इशू कर दे, तो तब भी हुकूमत आर्मी के ऊपर ये हमेशा शुबा रहेगा कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए हैं। और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ जो हैं वो आप अपने कौम को जवाबदेह हैं। कौम अगर एतमाद करती है आर्मी पे तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये कंप्रोमाइज। मेरे ज़हन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं ज़रा इसको हारून रशीद साहब के पास लेके जाता हूँ, लाहौर में इफ्तिखार साहब के पास भी क्विकली। हारून रशीद साहब, क्या ये जो डॉन लीग्स की तरह का वाक़या हो, ये इस तरह की चीज़ हो जिसमें अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की जाए, क्या ये सिर्फ आर्मी के चीफ का मसला है या आर्मी के सीनियर जनरल्स का मसला है, या उन तमाम पाकिस्तानी कौम का, रियासत का, सियासी जमातों का मसला है? बिकॉज ये वो फ़ौज है जिसने 9/11 के बाद 5000 शोहदा जो हैं वो कुर्बान कर दिए खुशी खुशी, और ये वो हैं जिन्हें दफनाते हुए उनका बाप के कहता है, जब दफनाया जाता है मैयत को शहीद के, तो कहता है कि मैं दूसरा बेटा भी दूंगा दिफा के लिए। और 20,000 से 25,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपाहज हो गए हैं, सीरियसली इंजर हुए हैं। क्या ये मसला सिर्फ एक मिलिट्री चीफ की मीटिंग का है कि सुलह हो गई है, उनकी कोई आपस में गुडविल बात हो गई है? इज दैट सिंपल? सर, मैं कभी कभी वो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जाता हूँ रावलपिंडी में इलाज के लिए या किसी की तीमारदारी के लिए। 6 फुट 4 इंच के मैंने आदमी को देखा जो अपने बाप का सहारा लेकर कॉरिडोर में चल रहा था, उसे घर ले जा रहे थे या किसी दूसरे वार्ड में ले जा रहे थे, और वो जो अज़ियत और दर्द था उसके बाप के लहजे में, वो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं भूल नहीं सकता। ये खेल तमाशा नहीं है। कराची में उन्होंने आपको बचा लिया, बलोचिस्तान में उन्होंने आपको बचा लिया, कबायली पट्टी में उन्होंने आपको बचा लिया। सिविल हुकूमतें हाथ पे हाथ रख के बैठे रही, अरबों खरबों रुपए लोग बनाते रहे, लूट मार करते रहे, कोई लंदन भेजता रहा, कोई स्विट्जरलैंड भेजता रहा, कोई दुबई भेजता रहा। ये खेल तमाशा नहीं है। 25,000 फौजी अफसरों और 5 लाख फौजी जवानों का बोझ उठा रखा है जनरल बाजवा ने। मैंने जनरल राहिल शरीफ से कहा था, बहुत वो नाराज हुए थे कि नई फौज की इज्जत की हिफाजत कर सकते तो इस्तीफा देकर घर तो जा सकते हैं ना। बहुत नाखुश थे मुझ पर। जनरल बाजवा के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज न करें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी नजरअंदाज न करें। जितनी वो रायत दे सकते थे उन्होंने दी और बहुत अच्छा किया। सख्ती कोई अच्छी चीज नहीं है, नरमी करनी चाहिए, मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। वजीर आजम को ये रियलाइज करना। देखिए, डॉन जैसे अखबार क्या है, हम अखबार नवीसों ने बड़ा अलमनाक किरदार अदा किया है। हम में से बाद वो हैं जो वेस्ट के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को देखते हैं। हम सारी दुनिया को देखेंगे पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। ये मेरा घर है, ये मेरा मुस्तकबिल है, मेरी औलाद, उसके आने वाली औलाद और तमाम पाकिस्तानियों की अगली नस्लों को यहाँ इज्जत और इफ्तिखार के साथ जीना है। बहुत दुख हम झेल चुके हैं, बहुत तौहीन हम सह चुके हैं, बहुत धोखा हमें दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट तो यस नहीं होना चाहिए। सिविल मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग इज दी ओनली सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन कैसे होगा? मेज पे बैठें और वो उसूल तय करें। वजीर आजम इलेक्टेड हैं, बाइख्तियार हैं, कैप्टन हैं, उन्हें कैप्टन बनना चाहिए, सारी चीजों की जिम्मेदारी लें, फौज अपनी हुदूद में रहे। मगर फिर ये नहीं हो सकता कि पुलिस कोई काम ना करे, अदलिया कोई काम ना करे और सारा काम आप फौज पे डाल दें। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए इस लम्हा फिक्रिया पे, इस सवाल के साथ कि डॉन लीग्स या इस तरह का कोई भी वाकया जिसका ताल्लुक जिस तरह से है, इसका ताल्लुक कोई महज आर्मी के जनरल्स के साथ तो नहीं है, ना अफवाज पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के साथ है। इसका ताल्लुक तो हम सब के साथ है, इस कौम के साथ है जिसने ये लहू दिया है इस कौम को, इस मुल्क को और रियासत को बचाने के लिए। ये इतना सादा मामला नहीं है जितना इसे मीडिया के कुछ हिस्से बताने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सियासी सूरत हाल पर बात को जारी रखते हैं। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दूं कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त सियालकोट में वहाँ के क्रिकेट स्टेडियम में, जिसे जना स्टेडियम बताया जाता है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं। ये हल्का ख्वाजा आसिफ साहब का बताया जाता है, जहाँ एक इलेक्शन रिजल्ट को भी चैलेंज किया गया था। अभी इमरान खान साहब ने बोलना नहीं शुरू किया, अभी उनकी जूनियर लीडरशिप बोल रही है। जब इमरान खान साहब बोलेंगे तो फिर हम उस तरफ शिफ्ट भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बड़े अहम और इशू पे जिसका ताल्लुक सियासत से भी
भी है, सहाफ़त से भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय से जिस चीज़ का ताल्लुक़ है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट वेबसाइट है siyaasat.pk, जिसका बहुत भरपूर फेसबुक पेज 2008 से काम कर रहा था, siyaasat.pk के नाम से 9 बरस से पेज काम कर रहा था। इसे 40 लाख 4 मिलियन पाकिस्तानी इस पेज को फॉलो करते रहे। एक दिन में इस पेज की रीच जो है वो मिलियन 2 मिलियन से ज़्यादा इसकी दिन की रीच होती थी। 2 दिन पहले, तकरीबन 48 घंटे पहले, ये पेज फेसबुक से अचानक गुम हो गया। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। इसके बारे में अब तक जो इंक्वायरीज़ खुद की हैं इस पेज को रन करने वालों ने, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले वजारत दाखिला ने, चौधरी निसार साहब की मिनिस्ट्री ने गालिबन एक एग्रीमेंट किया है फेसबुक के साथ, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान फेसबुक को किसी भी पेज के बारे में ये हुक्म दे सकती है, बता सकती है कि इस पेज को डाउन कर दें, बिकॉज गवर्नमेंट समझती है कि यहाँ के कवानीन के ये चीज़ जो है वो ख़िलाफ़ है। और ये उस वक्त हुआ गालिबन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मज़हब के हवाले से, ब्लास्फेमी के हवाले से एक पिटीशन दायर की गई। लाल मस्जिद के जो रहनुमा हैं उन्होंने वो दायर की, उस पर बड़ी बहस हुई। लेकिन देखा यह गया है कि बजाय इसके कि ब्लास्फेमस पेजेस पे या मज़हब के हवाले से कोई कार्रवाई की जाती, एक ऐसी पॉपुलर जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज था या वेबसाइट टाइप चीज़ थी, उसको जो है वो डाउन कर दिया गया है, जो कि बड़ा सीरियस इशू है। मैं ये सवाल इफ्तिखार अहमद साहब तक भी ले जाना चाहता हूँ, और मैं ये सवाल हारून रशीद साहब, दोनों सहाफ़ी हैं, पुराने मंझे सहाफ़ी हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, कैन यू हेयर मी? यस, आई कैन हेयर यू। आपने मेरी तमहीद सुनी है कि siyaasat.pk का पेज जिस पे 40 लाख पाकिस्तानी जिसे फॉलो करते थे वो अचानक गुम हो गया है, और पता ये चल रहा है कि वजारत दाखिला, अब तक जो सिचुएशन आई है, हम चाहते हैं कि वजारत दाखिला से ये सवाल उठाया जाए, उनसे पूछा जाए, कोई उसकी हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता है कि एक एग्रीमेंट हो गया हुकूमत पाकिस्तान और फेसबुक के दरमियान कि गवर्नमेंट पेजेस जो है वो बंद करवा सकती है। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? देखें, जो बात आपने कही है कि अगर तो कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान का और फेसबुक का, तो हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवाम जी इफ्तिखार साहब, आई हैव लॉस्ट योर वॉइस। ये तो कोई तरीका नहीं है कि यू हैव लॉस्ट माय वॉइस। ओके, जी नहीं, अब आ रही है, आ गई है। अच्छा चलें, असल में आई हैव लॉस्ट माई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये एक अनडिक्लेयर लोड शेडिंग हो गई है, तो ये भी एक बात बड़ी मज़े की है कि कोई आज प्रोग्राम नहीं था लोड शेडिंग का, वो हो गई है। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ, ये तो आप शहबाज शरीफ साहब को बताएं जाके। है तो नहीं, उनको पता है, मतलब ये बात आप शायद इसको समझ नहीं पा रहे। मैं शहबाज को हम सबसे ज़्यादा पता है कि कितने मेगावाट पैदा हो रहे हैं, कितने मेगावाट यूज़ हो रहे हैं। आज लाहौर में 43 टेम्परेचर था। जब टेम्परेचर 43 होगा तो एयर कंडीशन की तादाद ज़्यादा इस्तेमाल होगी, कूलर ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, बिजली ज़्यादा कंज्यूम होगी। जब बिजली एकदम इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो कि जिसमें 1000 मेगावाट का इजाफा हो जाए, तो फिर डेफिनेटली ये जो कुछ हम फेस कर रहे हैं ये हमें फेस करना होगा कि कोई कैपेसिटी इतनी तो नहीं बड़ी। जो चीज़ें, जो प्रोजेक्ट लगे हैं अभी उन्होंने डिलीवर करना है, और जो छोटे प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी इतनी है जितनी हम फेस कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कोई एग्रीमेंट फेसबुक वालों से किया है तो हुकूमत पाकिस्तान को अवाम के सामने लाना चाहिए, ताकि हम उसको अदालतों में जाके चैलेंज कर सकें, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ का मसला है। आर्टिकल 19 जो है ना, उसमें सिर्फ 3 शराइत हैं कि आर्टिकल 19 में आप फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं कह सकते, आप अपने दीन के बारे में नहीं कह सकते, और आप अपने जो दोस्त हैं गैर मुल्की, जो आपके फ्रेंड्स हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे से, उनके बारे में तनकीद नहीं कर, बिला जवाब तनकीद नहीं कर सकते। बाकी इजाज़त है हमें बात करने की, और हुकूमत में तनकीद करना जो है ये बुनियादी हक है। डेमोक्रेसी किस चीज़ का नाम है? डेमोक्रेसी नाम इस चीज़ का ना कि मुझे आपके कुछ रवैये पसंद नहीं आते, आपकी पॉलिसीज पसंद नहीं आती, तो मैं उनको क्रिटिसाइज करके ही बताऊंगा ना कि मैं किस किस्म की पॉलिसी चाहता हूँ। और अगर आप ये रास्ते बंद कर दें डायलॉग का, और ये जो थीसिस और एंटी थीसिस का खात्मा कर दें, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
बिल्कुल सही है हारून रशीद साहब, यही सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूं कि अगर हुकूमत ज़ाहिर पाकिस्तान की हदूद के अंदर पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के कवानीन और अदालतें ये कहती हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट को या अखबार को या पब्लिकेशन को हुकूमत बंद करेगी तो कॉज फॉर एक्शन दिखाना होगा, शो कॉज नोटिस देना होगा, डिफेंडेंट को राइट देना होगा कि वो उन चार्जेस का जवाब दे सके। यहाँ जो चीज़ हमारे सामने आ रही है कि गालबन एक खुफिया एग्रीमेंट हो गया है हुकूमत पाकिस्तान, वजारत दाखिला और फेसबुक के दरमियान, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चौधरी निसार साहब हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है ऐसा कोई एग्रीमेंट कि नहीं है या महज यही गलतफहमी है? हमें तो पता नहीं एग्रीमेंट है या नहीं है, हो भी सकता है। आप नवाज शरीफ हुकूमत से क्या तौक़्क़ात रखते हैं? भाई जिस टेलीविज़न पर बैठे आप गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसकी इजाज़त दी थी। जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और नवाज शरीफ की और मोहतरमा की और जरदारी साहब की जमहूरियत हो, वो हमें कभी बोलने ही न दें, हमारी ज़ुबानें बंद कर दें, सीख दें हमारी ज़ुबानें। ये तो एक मिलिट्री डिक्टेटर आया जो कि नहीं आना चाहिए, उसने हमें ये मौका दिया कि हम इज़हार ख्याल कर सकें। देखिए ये siyaset.com जो है ये सोशल मीडिया पे सबसे बेहतर, सबसे ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, अदारे के तौर पे काम करता है। कोई तबसरा ये जारी करता ही नहीं है। ये आपके प्रोग्राम में कोई चीज़ उन्हें लगा कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की है तो वो इसको दे देंगे, किसी और प्रोग्राम में उन्हें लगा इमरान खान के खिलाफ भी देते हैं, उसके हक में भी देते हैं, मगर उन्हें तकलीफ ये है कि हमसे पूछ के क्यों नहीं देते। ये वो हुकूमत है जिसने मलिया लोधी को के खिलाफ मुकदमा बनाया था, नजम सेठी को गिरफ्तार किया था, बाद में दोनों से डील कर ली, अब दोनों वो उसके नुमाइंदे हैं। या तो हम इनसे सौदा करें या ये हमारी गर्दन दबोचेंगे। हर रोज एक अखबार नवीस के बिकने की खबर आती है, हर रोज किसी अदारे पर प्रेशर आता है, हर रोज कोई सौदेबाजी होती है। पता नहीं कितने अरब रुपए हर साल ये इश्तहारात जारी करते हैं, मीडिया को जुबानें इन्होंने बंद कर दी हैं, बात करने का किसी को मौका नहीं देते, और जो फिर करते हैं उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। मेरी जान को मुस्तकिल तौर पे अटके हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं, उन्हें ये समझ नहीं आती कि अगर हारून रशीद खामोश हो जाएगा, मोहित पीरज़ादा खामोश हो जाएगा और लोग खामोश हो जाएंगे तो नए लोग बोलेंगे। अगर सूरज चमक रहा हो तो एक छोटा सा बच्चा भी कह दे चमक रहा हो, तो 20 करोड़ खरीदे हुए अगर आदमी और वो कहें कि सूरज डूब चुका है तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बाकी अगर आपका ये ख्याल है ये जो दलाइल आप दे रहे हैं या इफ्तिखार भाई दे रहे हैं कि इसके नतीजे में ये अपना रवैया दुरुस्त कर लेंगे, तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरे साथ रहिए जनरल साहब। ये तो हम इसमें तो हक बजाना है हम डिमांड में कि ये अगर एक गलतफहमी है या एक इल्ज़ाम तो इस वक्त बाकायदा लग चुका है, बिकॉज मेरी बात भी हुई है, मैंने वो ईमेल्स भी देखी हैं जो बाकायदा लिखी गई हैं पीटीए को कि हमें बताया जाए कि ऐसा कोई एग्रीमेंट है। कि चौधरी निसार साहब की ये जिम्मेदारी है कि चौधरी निसार साहब हमें बताएं कि ऐसी कोई एग्रीमेंट, आखिर कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट फेसबुक से हुआ था जब आज से चंद हफ्ते पहले ब्लास्फेमी की बात हो रही थी, तो वो एग्रीमेंट के खद्दोखाल क्या हैं उसकी आउटलाइन आवाम और मीडिया के सामने आनी चाहिए ताकि हम उसको डिबेट कर सकें और अगर ज़रूरत समझे तो हम उस पर अदालतों में जा सकें। बिल्कुल, ये तो आवाम का राइट है कि जो कुछ भी हुकूमत ने तय किया है वो उसको पब्लिक किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने मफाद के लिए कुछ इस्तेमाल करें और उसको पब्लिक ना करें ताकि आवाम अदालतों में न जाएं, ये उनका हक है। लेकिन दूसरी तरफ चीज़ ये है कि हुकूमत ये करती क्यों है? अपने अमाल दुरुस्त करने की बजाय अगर लोगों की आवाज़ें बंद करने की आप कोशिश करेंगे तो उससे क्या मामला हल हो जाएंगे मुल्क के? हम तो ये चाहते हैं कि एक हुकूमत हो जो डिलीवर करे, क्योंकि अवाम ने जब इलेक्ट किया तो उनको पाकिस्तान एक अमानत के तौर पे दिया है, वो उनकी ज़ाती जायदाद के तौर पे नहीं दिया कि जिस तरह चाहे वो चला ले, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन गई। तो अगर हुकूमत ये काम नहीं करेगी तो लाजमन आवाज़ें तो बंद नहीं होगी, आवाज़ें तो किसी न किसी ज़रिए फिर बाहर आएंगी। मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस सारे किस्से में पैमरा एक टूल बन चुका है उनका। लेकिन ये पैमरा के साथ इसका ताल्लुक नहीं। पैमरा इसलिए कि पैमरा ही आइडेंटिफाई करेगा ये चीजें और पैमरा ही लिंकेज है जो कि बातचीत करेगी। ये वजारत दाखिला मॉनिटर नहीं कर रही, एग्रीमेंट तो वजारत दाखिला ने कर लिया। क्योंकि पैमरा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पैमरा जहाँ पे URL आ जाता है या IP एड्रेस आता है वहाँ पैमरा के गालबन मामलात नहीं है, वहाँ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA जो है ये उसके मामलात हैं या वजारत। लेकिन PTA जो है उसको क्या वो मॉनिटर कर रहे हैं? मॉनिटरिंग अथॉरिटी तो पैमरा है। ये पैमरा तो TV कंटेंट को कर रही है। जी, टेलीविजन कंटेंट्स को, और इसी तरह वो आपके जितने भी ये होंगे जितने क्लिप्स वगैरह लोड होते हैं वो टेलीविजन कंटेंट है ना जो चले जाता है। क्लैरिटी नहीं, हम तो क्लैरिटी ही चाह रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि ये लोग जो हैं ये जिनके फेसबुक को कांटेक्ट करें
और उनसे ये इंफॉर्मेशन लें कि जी हमारा क्यों ये किया गया। फेसबुक जवाब दे, फेसबुक जो है वो, फेसबुक अगर ये इत्तला दे कि जी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से लेटर है तो देन दे शुड बिल्कुल ये जाहिर है इस चीज़ को तो नाज़रीन उठाना ही पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उस पर इस वक्त 40 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है, यानी 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, गूगल सर्च को, इन तमाम जगहों और साइट्स को यूज़ करते हैं। और ये पाकिस्तान की जो आबादी है वो आज 65% पाकिस्तान की आबादी की उम्र जो है वो 35 बरस या उससे कम है। और पाकिस्तान का जो सारा नैरेटिव है और जो पॉलिटिकल डिबेट है उसे सोशल मीडिया शेप करता है। इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सोशल मीडिया की तरफ देखता है, वो भी वहाँ जाके अपने आप को ज़िंदा रखता है। तो ये कदगने और ये रुकावटें और इसमें खुफिया चीज़ें होना ये तो अनएक्सेप्टेबल है। इस पर बड़ी वजाहत हुकूमत की तरफ से शफाफियत चाहिए। और हम तो चौधरी निसार साहब की हमेशा तारीफ़ करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चौधरी साहब विल स्टेप फॉरवर्ड हिज मिनिस्ट्री और हमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन सीधा मैं चलता हूँ इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ। इफ्तिखार अहमद साहब, वक्फे में जब कमर्शियल्स चल रहे थे तो एक टिकर चल रहा था। वो टिकर ये था कि दुबई में बख्तावर भुट्टो ने बॉक्सर जो बरतानिया के हैं आमिर खान साहब, उनके साथ उन्होंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की और बड़े ताबड़तोड़ उन्होंने आमिर खान को मुक्के मारे। आपको लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी भी कोई सियासत में पाकिस्तान के अंदर कोई मुक्के शुक्के मार सकेंगे? देखिए, मैं एक बात आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते कहना चाहता हूँ। हम लोग तुर्की के मामले में एक चीज़ से बड़े इन्फ्लुएंस नज़र आते हैं कि तुर्की के अंदर फ़ौज को काबू किया जा सकता है, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि तुर्की में फ़ौज को काबू करने के लिए उस सियासी पार्टी के पास लाखों इंसान बतौर कारकुन मौजूद थे। मैंने उनका एक कन्वेंशन देखा तुर्की के अंदर जाके, मैं हैरान रह गया उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देख के। आपने जो बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग तो वो ही कर सकता है जिसने बॉक्सिंग की तैयारी की हो। पाकिस्तान के अंदर जो ये सुपरमेसी ऑफ सिविलियन है, ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान की सियासी जमातें संजीदगी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं यूनियन काउंसिल की सतह पे, और उनका कोई मकसद हो, उनके पास कोई प्रोग्राम हो, तो तब तो वो फौज जैसी कुव्वत को भी एक चेक मेट मिल सकता है कि जनाब इतनी बात नहीं है, अगर हम 5-10 लाख लोग हैं तो हमारे मुकाबले में 20-25 लाख जो है वो तरबियत याफ्ता हैं और वो उस मुल्क को चलाना चाहते हैं। असल में फौज ये एक मिनट, फौज ये कहती है कि ये जमहूरियत के जरिए मुल्क को चला नहीं रहे, ये लूट रहे हैं, तो ये चीजें वो बेचते हैं। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, मेरे ज़हन में सवाल ये था, आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पे कुछ सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, या पाकिस्तान की सियासत के तो दर्जनों और मसाइल है? नहीं, सिविलियन सुप्रीमेसी तो हो सकती है ना, जैसे कायदे आजम की थी, भुट्टो से भी डरते थे जनरल, वो तो हालात खराब हो गए तो मामला वहां तक पहुंचा ना। वो मॉरल अथॉरिटी के साथ नहीं है सिविलियन सुप्रीमेसी। नहीं, कोई सिविल सुप्रीमेसी नहीं है जो होनी चाहिए। सिविल अदारे ताकतवर, सिविल इंटेलिजेंस मजबूत हो, पुलिस मजबूत हो, अदलिया सही फैसले कर रही हो, सरकारी महकमे डिलीवर कर रहे हो। ये बोरियां तो दे नहीं सकता शहबाज शरीफ, शहशाह सूरी साहब जो है, बोरियां नहीं दे रहे। आज की वो मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं, मैं अर्ज करूं, देखिए बात ये है, एक मिनट, ये इशू फॉर जी एक ही रह गया। बात यह है कि मॉरल अथॉरिटी के बगैर कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन एक चीज है, मॉरल अथॉरिटी। जनाब, ये किस्सा फौज का कि फौज को अपनी सिविल हुकूमत फतह करे या फौज सिविल हुकूमत को फतह करे, ये वो नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मुकद्दम है। आप इलेक्ट करते हैं एक लीडर को, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपने इख्तियार दे दिया कि मुल्क को जैसे जी चाहे चलाता रहे। आज जो लीडर्स हैं बैठे हुए, ये इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से फैसले नहीं करते, ये बादशाहों की तरह करते हैं। एक टेलीफोन जाता है इंडियन एम्बेसी में, फलां को वीजा दे दो, उसको कारें रिसीव करने के लिए आ जाती हैं आपके वाघा बॉर्डर पे, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, लेके खुदा जाने कहां जाते हैं। अब ये चीजें जो है, अगर
किसी प्रोसेस के तहत चले तो किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जज साहब, प्रोसेस नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जब मैंने सवाल उठाया था बख्तावर भुट्टो के मौके मारने का, तो मेरा मतलब ये था कि क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सियासत में अपने आप को असर्ट कर सकेगी। सवाल दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इसका मैं लिख के या वीडियो ब्लॉग के जरिए इसे एक्सप्लेन करूंगा। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी।